दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी, अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां 2 महीने पहले उसने अपना असली परिचय देकर नयाज कुम्हार के लिए 400 टंके जुटाने के लिए नीलामी का सामान एकत्र किया था। उसी दिन से मुल्ला नसरुद्दीन से तुंदियल चाय वाले ने दोस्ती गांठ ली थी। उचित अवसर देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पुकारा। अली। अली ने चौंककर द्वार की ओर देखा। सामने खड़ी एक स्त्री को देखकर वह हकबकाया। सामने तो एक औरत खड़ी है, फिर यह मर्दाना आवाज कहाँ से आई? बुरके में से मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, अली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अल्लाह के बंदे, मुझे यूं न घूरो। क्या तुम्हें जासूसों की आशंका नहीं है? मैं हूं मैं। और फिर चारों ओर से नजरें बचाकर चाय वाला उसे चायखाने के पिछवाड़े एक भंडार में ले गया। वहां खाली केतलियां तथा ईंधन आदि रखा था। एकदम शांति थी वहां। धीरे से मुल्ला नसरुद्दीन फुसफुसाया, अली, मेरे गधे को तुम अपने पास रख लो। तुम इसे खिलाना पिलाना व तैयार रखना। मुझे कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आकर ले जाऊंगा। किसी को भी मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए। अली ने सावधानीपूर्वक द्वार बंद किया, फिर पलटकर पूछा, मगर तुमने यह जनानी पोशाक क्यों धारण की हुई है? इसलिए कि मैं महल जाऊंगा। चाय वाला चौंका। पागल हो गए हो क्या, जो जानबूझकर अपना सिर ओखली में देना चाहते हो? अली, मेरे भाई, यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं यह जोखिम भरा कदम उठा रहा हूं। आओ मेरे दोस्त, मुझसे गले मिलो। न जाने। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो, चाय वाला बोला। तुम खुदा के नेक बंदे हो और जिस काम से भी वहां जा रहे हो उससे किसी का भला ही होगा। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं, अल्लाह उनका बाल भी बाका नहीं होने देता। उसने आंखों में आंसू लिए गले मिलकर उसे विदा किया। बाहर दुकान पर ग्राहक शोर मचाने लगे थे। उससे विदा लेकर मुल्ला नसरुद्दीन महल के द्वार पर पहुंचा और सिपाहियों के रोकने पर किसी बुढ़िया की भांति कामपति धर्राती जनानी आवाज में बोला, ए बहादुर सिपाहियों, मुझे हरम में जाने दो। मैं बहुत बढ़िया अंबर, मुश्क, गुलाब का इत्र वगैरह बेचने आई हूं। मैं मुनाफे में तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। भाग जा बुढ़िया, भाग जा। एक सैनिक ने उसे झिड़का। बाजार में जाकर अपना सामान बेच। शून्य। इस प्रकार अपने उद्देश्य में विफल होकर वह काफी गमगीन तथा उदास दिखाई दे रहा था। उसके पास समय बहुत कम था, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। उसने महल की चारदीवारी के चारों ओर चक्कर काटा, मगर एक छोटा सा छेद भी उसे किसी दीवार में न मिला। यहाँ तक कि नालियों पर भी इस्पात की जालियां लगी हुई थीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मुझे महल में जाना ही होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही संकल्प दोहराते हुए वह बाजार की ओर चल दिया। बाजार में एक तिराहे पर आकर वह इधर उधर देखने लगा। चारों ओर चहल पहल थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, अभी अभी तुमने बताया था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, वह तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी नहीं होता और न ही तुमसे प्यार करता है। इस परेशानी का एक उपाय हो सकता है, लेकिन वह उपाय मुझे मुल्ला नसरुद्दीन से पूछना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन, इत्तफाक से आजकल यही है। तुम मुझे उसकी खबर दो कि वह कहाँ रह रहा है। वह और मैं मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे शौहर को जल्दी ही ठीक रास्ते पर ले आएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस आवाज के करीब जाकर देखा कि चेचकरू जासूस एक नमदे पर कुछ मनके बिखेर कर एक पुरानी सी किताब के पन्ने उलट रहा था। वह कह रहा था, ए औरत सुन, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता न लगा सकी
तो तेरा शौहर तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा और तुझ पर खुदा की लानत बरसेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि इस नजूमी को सबक सिखाना पड़ेगा। हनमदे के सामने बैठ गया और बोला, दूसरों के भाग्य का हाल बताने वह वाले ए नजूमी, मेरे भी भाग्य का हाल बता। यह कहकर उसने उसके मन के बिखेर दिए। नजूमी को गुस्सा आ गया, ए औरत, तुझ पर खुदा की मार है, मौत अपना काला साया तेरे सिर पर डाले हुए है। हो यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता लगा सके तो तू है, तो तुझ पर से मौत का साया हट सकता है। उसके चारों ओर भीड़ लग चुकी थी। अच्छी बात है, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन को ले आऊंगी। यह सुनते ही नजूमी बना चेचकरू जासूस चौंका, अच्छा तो तू उसे कब तक मेरे पास ला सकती है? यही है वो तो, तुम्हारी आंखों के सामने। जरा आंखें खोलकर देखो। कहाँ है यहाँ? वह पागलों की भांति इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर नजूमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ग्रहों की चाल देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि वह तुम्हारे पास ही है? लो देखो, ये रहा मुल्ला नसरुद्दीन, कहकर उसने अपना नकाब उलट दिया। बोल, मुझसे क्या पूछना चाहता है? तू झूठा है, अमीर का जासूस है, तू नजूमी नहीं है, बल्कि इन भोले भाले मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनते ही भीड़ उत्तेजित हो उठी। जासूस, अमीर का जासूस, गंदा कुत्ता, मारो साले को, किसी ने कहा। यह सुनते ही चेचकरू जासूस ने अपना नमदा लपेटा और पूरी ताकत लगाकर अमीर के महल की ओर दौड़ पड़ा। महल के मुख्य द्वार के पास एक सीलन युक्त कोठरी में ढेरों सिपाही अलसाए से बैठे थे। चेचकरू वहां पहुंचा और पागलों की भांति चिल्लाया, नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। वह बाजार में औरत के वेश में घूम रहा है। यह सुनते ही सारे के सारे सिपाहियों के जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और द्वार की ओर झपट पड़े। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैं पकड़ूंगा मुल्ला नसरुद्दीन को। यह इनाम मेरा होगा, 3000 तनके। यह इनाम मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? जैसे ही सिपाही बाजार की ओर झपटे, वैसे ही चारों ओर हड़बड़ी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर पर पाँव रखकर जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लीं। इस भगदड़ में न जाने कितने बच्चे नीचे गिरकर पैरों तले रुंध गए। एक सिपाही ने औरत का नकाब उलट दिया। औरत भय से चीख उठी। दूसरे सिपाही भी वहां मौजूद औरतों से कुछ इसी प्रकार की हरकतें कर रहे थे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। पूरे बाजार में किसी भी औरत का नकाब सलामत नहीं बचा। सिपाही उनसे अश्लीलता की हद तक बदतमीजियां करने लगे थे। उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और वस्त्रहरण जैसी अनहोनी घटनाएं घट रही थीं। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। औरतें अपनी सहायता के लिए चीख रही थीं, बचाओ, अरे कोई तो इन दरिंदों से हमें बचाओ। एक भिश्ती अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में सिपाहियों से भिड़ गया। उसे देखकर अन्य राह चलते और दुकानदार आदि भी औरतों को बचाने के ये सिपाहियों से जूझने लगे। सिपाही तलवारों से भीड़ को खदेड़ रहे थे। भीड़ भी अब हमलावर हो चुकी थी। वे सिपाहियों पर बर्तन, जूते, चप्पलें या और जो भी दूसरी चीज हाथ में आती फेंक मारते। लोहारों ने लोहे की नाले उन्हें फेंक फेंक कर मारी। कुम्हारों ने अपने घड़े उनके सिरों पर फोड़ दिए। चाय वालों ने गर्म पानी से भरी केतलियां उन पर फेंकनी शुरू कर दीं। अब जब पब्लिक भड़की तो सिपाहियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अमीर जो अपने महल में चैन की नींद सो रहे थे, इस शोरगुल को सुनकर चौंक पड़े।
उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखा तो दंग रह गए। फिर घबराकर उन्होंने जल्दी ही उसे बंद कर दिया। अभी हलक फाड़कर वे किसी को पुकारने ही वाले थे कि बख्तियार घबराया हुआ दौड़कर भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपते हुए अमीर के आगे सिर झुकाया है। हुजूर हुजूर। अबे आगे भी तो कुछ बोल कमबख्त। तोपे कहाँ पर तैनात हैं? अरसला बेग कहाँ मर गया? अरसला बेग भी कांपता हुआ अमीर के सामने आ गया। यह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे आका, मैं मैं आपका गुनहगार हूँ। मेरा सिर धड़ से जुदा करने का हुक्म जारी करें। कहते कहते वह रो ही पड़ा। अरसला बेग, अरसला बेग, धीरज से काम लो। अमीर उसके आंसुओं से प्रभावित होकर बोले, आखिर यह सब क्या हुआ? ए मेरे विद्वान आका, ए मेरे। इस प्रकार मिमियाना छोड़ो। खुलकर बताओ कि आपकी परेशानी और बदहवासी का क्या कारण है। बाजार में क्या हो रहा है? राज्य की हालत कैसी है? म मुल्ला नसरुद्दीन, मेरे आका, वह औरत के वेश में घूम रहा है। यह सब उसी की करतूत है मेरे मालिक। मैं लाख कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। मेरा सिर कलम करवा दीजिए, अरसला बेग ने पश्चाताप करते हुए कहा। यह सुनते ही अमीर ने अपना सिर थाम लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार सा छा गया और उसे ऐसा लगा मानो वह गम की गहरी खाई में डूबता चला गया हो। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बूढ़ा मौलाना हुसैन घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह रोने लगा और अमीर से दोनों हाथ उठाकर रहम की भीख मांगने लगा। इस काफिर को खड़ा करो, अमीर ने आदेश दिया। अमीर का आदेश सुनते ही सिपाहियों ने उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि अमीर कुछ कह पाते कि अरसला बेग अपने स्थान से आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, अमीर आजम, कोई भी हुक्म सुनाने से पहले इस वफादार गुलाम की चंद बातें सुनने की मेहरबानी अता फरमाएं। क्या कहना चाहते हो? शहंशाह आलम, ये नाचीज गुलाम कहना चाहता है कि ये शख्स मुल्ला नसरुद्दीन नहीं है। ये तो बूढ़ा है, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन एकदम जवान है। उसकी उम्र 30-35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो किसी को भी मुल्ला नसरुद्दीन समझ बैठते हैं, इनाम के लालच में। यह सुनकर सिपाहियों में निराशा छा गई। वे सब इनाम पाने के लालच में थे, मगर अरसला बेग ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। तब बूढ़े ने कांपते स्वर में कहा, मैं अमीर आजम के महल के लिए बगदाद से रवाना हुआ और सीधा यहाँ आ रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई। उसने मुझे बताया कि बुखारा में पहुंचते ही मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सिर काट डालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मैंने भय के कारण वेश बदलकर निकल भागने का मन बना लिया। अमीर के चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कान उभर आई। ऐसा लगा मानो वह सब कुछ समझ गए हों। अच्छा, तो तुम्हारी मुलाकात एक अजनबी व्यक्ति से हुई और तुमने उसका विश्वास भी कर लिया। यह किस्सा तो बड़ा अजीब है। और हम तुम्हारा सिर भला क्यों कलम करवा लेते? क्योंकि कहा गया था कि मैंने खुलेआम ऐलान किया है कि मैं अमीर आजम के हरम में घुस जाऊंगा। लेकिन खुदा गवाह है मेरे आका, मेरे दिमाग में तो ऐसा विचार आया ही नहीं। मैं तो इतना बूढ़ा व कमजोर हो चुका हूं कि मैंने काफी दिन पहले ही औरतों से अपने संबंध खत्म कर दिए। हमारे हरम में घुस जाओगे? अमीर ने होंठ भींचते हुए कहा। उनके चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि बूढ़े पर उनका शक बढ़ता ही जा रहा है। अमीर अमार इस बार फिर गुर्राए, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं बगदाद का रहने वाला आलिम हकीम मौलाना हुसैन हूँ। अमीर आजम के आदेश पर मैं बुखारा आया हूँ।
तुम मौलाना हुसैन? अमीर ने अत्यधिक आश्चर्य जाहिर किया। तुम्हारा नाम मौलाना हुसैन है? झूठ, एकदम झूठ, सफेद झूठ। ऐ चालबाज बूढ़े, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं हुजूर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं ही मौलाना हुसैन हूँ। तुम बिल्कुल ही झूठ बोलते हो। यह रहा मौलाना हुसैन। इसके साथ ही अमीर ने मुल्ला नसरुद्दीन की ओर संकेत किया। मुल्ला नसरुद्दीन फौरन आगे आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन को देखते ही वह बूढ़ा सहमकर पीछे हट गया। फिर एकाएक ही जोर से चीखा, हाँ हाँ, यही है वह आदमी, मेरे आका। इसी ने मुझे सिर कटने व हरम में घुसने वाली बात कही थी। अमीर फौरन मुल्ला नसरुद्दीन की ओर पलटे। यह क्या हो रहा है मौलाना हुसैन? मौलाना हुसैन तो मैं हूँ, यह नकली है। इसने मेरा नाम चुरा लिया है। बस यही एक बात, बूढ़ा मौलाना गलत कह गया। इस एक बात ने मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल दिए। वह फौरन अमीर की ओर पलटकर बोला, अमीरे आजम, मेरी गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इसकी बेशर्मी भी वास्तव में हद से गुजर गई है। अभी तो इसने यही कहा है कि मैंने इसका नाम चुरा लिया है। अभी ये कहेगा कि मैंने इसके कपड़े चुरा लिए हैं। हाँ हाँ, यह पोशाक भी मेरी है। और शायद यह साफा, ये पटका, ये कमरबंद। मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें भी आपकी ही हैं, जो कि मैंने चुरा ली हैं। हाँ हाँ, ये सब चीजें मेरी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराते हुए अमीर की ओर पलटा। जहांपना, आप खुद ही देख लें कि यह बूढ़ा कितना झूठा और मक्कार है। अमीर ने सहमति में सिर हिलाया। अमीरे आजम, अभी कुछ देर बाद यह कहने लगेगा कि इस पाक शहर बुखारा का अमीरे आजम ही यही है। ऐसे नापाक इरादे वाला मनुष्य कोई भी गिरी हुई जलील हरकत कर सकता है। तुम्हारी बात बिल्कुल न ठीक है मौलाना हुसैन, वाकई यह बड़ा खतरनाक है। मुझे इसकी नीयत पर शक है। हमारी राय में तो इसका सिर फौरन ही धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए। यह सुनते ही आलिम चेहरा छिपाकर रोने लगा। किंतु मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा नहीं चाहता था। वह तो जानता था कि यह बूढ़ा निर्दोष है और किसी निर्दोष को वह इस प्रकार नहीं मरने देना चाहता था, भले ही वह अपने छल प्रपंच से लोगों को ठगता रहा हो। वह बोला, अमीरे आजम, मेरी बात सुनने की मेहरबानी फरमाएं। इसका सिर तो बाद में भी काट लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके मरने से पहले इसका नाम, पता तथा इसके और कौन कौन से साथी यहां आए हुए हैं, यह सब पता लगा लिया जाए। हो सकता है कि ये कोई जादूगर हो और आपको कोई शारीरिक या रूहानी नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो। ठीक है मौलाना, जैसा तुम मुनासिब समझो करो, अमीर बोले, लेकिन यह बदमाश भागने न पाए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं जान की बाजी लगाकर भी यह जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा मेरे आका। और फिर लगभग आधा घंटा बाद अमीर के विद्वान शिरोमणि तथा प्रधान ज्योतिषी मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन को नए मकान में पहुंचा दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस बूढ़े को ऊंची मीनार नुमा मकान के एक कमरे में डाल दिया। फिर बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, उसने निर्णय कर लिया था कि अब जल्दी ही कुछ करना होगा। स्वच्छंद घूमने वाले मुल्ला नसरुद्दीन का अब उस महल में दम घुटने लगा था। रात होने लगी थी। बुखारा के मेहनतकश नागरिक खा पीकर सोने की तैयारियां करने लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन घूमने का बहाना करके महल से निकल आया था। बुखारा की गलियों में ठंडक व अंधेरा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त अली के चायखाने की ओर चल दिया। रास्ते में उसने शाही शख्स होने के सभी चिन्ह अपनी पोशाक से उतार दिए। अब वह एक साधारण नागरिक की भांति था। द्वार पर दस्तक होते ही अली ने दरवाजा खोला।
उसे पहचानते ही गले लगा लिया। फिर उसे लेकर वह गुप्त कक्ष में आ गया। वहां बैठकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे महल के अंदर घटी सारी घटना बता दी और आगे का प्रोग्राम भी समझा दिया। सारी बात जानने समझने के बाद अली ने, मैं चायखाने में ही गुलजान की प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा। तुम्हारे गधे पर हर वक्त जीन कसी रहती है। वह काफी मोटा ताजा हो गया है। गुलजान के लिए भी मैंने एक मर्दाना पोशाक और पगड़ी का बंदोबस्त किया हुआ है। अली उसकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, अली, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह समय इन बातों का नहीं है। मेरे दोस्त लोग, केतली से कप में चाय डालते हुए अली ने कहा, चाय पियो और अपने ठिकाने पर पहुंचो। उस कक्ष और चायखाने के बीच पतला सा पर्दा पड़ा था, जिसके इस तरफ अंधेरा होने की वजह से इधर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर दूसरी ओर अर्थात चायखाने की तरफ रोशनी होने के कारण वहां के हर ग्राहक और उसकी एक एक हरकत को देखा जा सकता था। वे दोनों चाय पीने में मशरूफ थे कि तभी चायखाने की तरफ से चेचकरू जासूस की आवाज सुनाई दी। वह वहां मौजूद लोगों से कह रहा था, दोस्तों, जो आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से यहाँ घूमता है वह नकली है। असली मुल्ला नसरुद्दीन तो मैं हूँ। काफी समय पहले मैंने अपनी भूलों का पश्चाताप कर लिया है। मुझे अपनी नापाक भूलों का एहसास हो चुका है। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अली को कोहनी मारते हुए कहा, ओह, ये लोग तो ये मान बैठे हैं कि मैंने बुखारा छोड़ दिया है। लगता है भेष बदलकर मुझे इन लोगों को अपनी याद दिलानी ही पड़ेगी। यह कहकर उसने जल्दी से चाय का प्याला खाली किया। फिर वहीं पड़ी अली की मैली कुचैली एक पुरानी पोशाक पहनी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर गलियों का चक्कर काटकर चायखाने के एक अंधेरे कोने में आकर बैठ गया। जासूस अभी भी अपनी हाँक रहा था, भाई लोगों, मैं मुल्ला नसरुद्दीन अपनी भूलों पर काफी शर्मिंदा हूँ। अब मैंने इस्लाम पर रचलने व दीनदार मुस्लिम बनने का निश्चय कर लिया है। जब से मैंने अमीर के हुक्म की तामील करनी शुरू की है, तब से मुझे खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। ठीक तभी एक व्यक्ति बोला, ए मुल्ला नसरुद्दीन, लो चाय पियो। मैं कोकन से बुखारा आया हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? यदि मैं नहा रहा हूँ व मुअज्जिन की आवाज सुनाई दे तो मैं किस तरफ मुड़ूं? बेशक मक्का की तरफ, जासूस ने कहा। तभी अंधेरे कोने से एक स्वर उभरा, अपने कपड़ों की तरफ। घर तक नंगा जाने से बचने का एक यही उपाय है। यह सुनकर सभी मुंह छिपाकर हंसने लगे। कोने में यह कौन भिखमंगा बड़बड़ा रहा है? क्या मुल्ला नसरुद्दीन से मुकाबला करने का विचार है? मुल्ला नसरुद्दीन के मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वह व्यक्ति पुनः जासूस से मुखातिब हुआ, ए पाक मुल्ला नसरुद्दीन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक मयत में शामिल होने के लिए ताबूत के आगे रहना चाहिए या पीछे? इससे पहले कि जासूस कोई उत्तर दे पाता, कोने से पुनः आवाज आई, यदि तुम खुद ताबूत में नहीं हो तो आगे रहो या पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उत्तर पर लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन बना जासूस तिलमिलाकर बोला, अबे नामुराद, तेरा नाम क्या है? कौन है तू? मैं बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूँ। कहीं अपनी जान से हाथ तो धोना नहीं चाहता? फिर वह लोगों की ओर मुखातिब हुआ, मैं चाहूँ तो इसे एक ही जवाब बसे चुप कर सकता हूँ, लेकिन यह वक्त गंभीर बातों पर चर्चा करने का है, किसी मूर्ख की छींटाक्षी पर ध्यान देने का नहीं। कहकर वह एक पल को रुका, फिर बोला, हाँ तो मैं कह रहा था कि अमीर व उसके नुमाइंदों का कहना मानो, तुम्हारे जीवन में खुशहाली छा जाएगी। यदि कोई नकली मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें मिले तो सिपाहियों और जासूसों के हवाले कर दो उसे अमीर के। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सूरत में सामने आ खड़ा हुआ, अपना नकली वेश उतारा और असली उसे देखकर सभी लोग हैरत में पड़ गए।
मुल्ला नसरुद्दीन जासूस के सामने आकर दोनों कुल्हों पर हथेलियां जमाकर बोला, तो तुम हो असली मुल्ला नसरुद्दीन? हाँ, मैं ही असली और सच्चा मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, बाकी सब नकली हैं। तुम भी नकली हो। जासूस ने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। तभी मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, ऐ नेक मुसलमानों, शुभ काम में देरी कैसी? पकड़ लो इस नकली मुल्ला नसरुद्दीन को। इसने खुद कबूल किया है कि यह असली मुल्ला नसरुद्दीन है। अमीर के हवाले कर दो इसे, वरना तुम पर इसकी साजिश में शरीक होने का इल्जाम भी लग सकता है। कहते हुए उसने उसकी नकली दाढ़ी उखाड़ ली। सबने पहचान लिया कि वह अमीर का जासूस है। मारो साले को, ये अमीर का जासूस है। और फिर पलक झपकते ही भीड़ उस पर पिल पड़ी। घूंसेलात, तमाचे और कुछ जूते उसके सिर पर चटकाने लगे। हाय हाय मरा, मुझे छोड़ दो। पिटते पिटते वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, माफ कर दो, मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था। मगर लोग यह जानकर और अधिक भड़क उठे कि वो उन्हें हैं बेवकूफ बना रहा था। भीड़ उसे मारती पीटती और घसीटती हुई अमीरे आजम के महल की ओर ले जाने लगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपना काम करके और अपनी मौलाना वाली पोशाक पहनकर महल की ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने महल में पहुंचकर देखा कि चेचकरू जासूस जमीन पर पड़ा जख्मी हालत में कराह रहा है। उसके पास लालटेन लिए अरसला बेग खड़ा। क्या बात है अरसला बेग? बड़ी ही नम्रता से मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन ने पूछा, इतनी रात गए कैसे परेशान हो? बहुत बुरी खबर रहे मौलाना हुसैन साहब। वह बदमाश मुल्ला नसरुद्दीन फिर से बुखारा लौट आया है। उसने देखिए धरती पर पड़े चेचकरू। जासूस की ओर इशारा करके कहा, देखिए उस काफिर ने हमारे सबसे होशियार जासूस की क्या हालत की है। मेरा यह जासूस मेरे ही हुक्म से खुद मुल्ला नसरुद्दीन बनकर लोगों में अमीर की वफादारी और मजहब की बातें बता रहा था, मगर उसका नतीजा यह निकला। तौबा तौबा। जासूस अपने जिस्म को सहलाते हुए बोला, मेरे बाप की तौबा जो अब मैं इस नामुराद के मामले में पड़ूं। मैं तो अब यह शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। शुक्र कर पाजी। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन दिल ही दिल में बोला, अगर महल कुछ दूर होता तो लोगों ने तुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चार दोस्तों मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। मकान बहुत पुराना था और जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बुजुर्गों का अनुमान था कि कभी भी घनघोर वर्षा हो सकती है। बारिश के दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी परेशान रहा करती थी। छत से रिसाव होता रहता था। घर की चीजें बारिश के पानी से गीली होकर खराब होने लगती थीं। वह हर बरसात में मुल्ला नसीरुद्दीन को मकान की मरम्मत कराने के लिए कहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने मकान की मरम्मत करा सके। इधर छत के रिसाव को लेकर मुल्ला और उसकी पत्नी के बीच रोज चकचक हो रही थी। जितनी जोर से वर्षा होती उतनी जोर से मुल्ला की पत्नी चीखती चिल्लाती। आज सुबह साइबान में उसका पाँव फिसल गया, तब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को खपती और निठल्ला कहकर कोसा। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए खपती और निठल्ला संबोधन असह्य हो गया और वह बारिश की परवाह किए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की गलियों में बेचैन सा घूमता रहा। गांव के एक कोने में उसने एक मकान बनता देखा तो यह जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि आखिर एक मकान बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। वह मन ही मन कुछ सोचता हुआ निर्माण स्थल के पास चला आया। उस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन पानी से तरबतर हो रहा था।
मुल्ला निर्माणाधीन मकान के अहाते में घुस आया और छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया, मानो वह पानी से बचने के लिए वहां आ गया हो। थोड़ी देर के बाद उसे पीछे से किसी ने टोका, तुम मुल्ला नसीरुद्दीन हो न? मुल्ला नसीरुद्दीन पीछे से आई आवाज सुनकर बैंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक संभ्रांत वृद्ध मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी सफेद शफ्फाफ दाढ़ी में अजीब सी चमक थी। बाल भी सफेद थे और भौहें भी सफेद थीं। वह चमकीला सफेद रेशमी लिबास पहने हुए था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया तो उसे उस वृद्ध की मुस्कान जानी पहचानी लगी। ज़ेहन पर जोर देने पर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे आप कलीमुल्लाह चाचा। बूढ़े ने हंसते हुए हाँ की मुद्रा में गर्दन हिलाई और अपनी बाहें फैला दीं। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दौड़कर उस वृद्ध से लिपट गया। यह इत्तफाक मुल्ला नसीरुद्दीन और कलीमुल्लाह दोनों के लिए सुखद था। कलीमुल्लाह उसके पिता के मित्र थे। जिस साल उसके पिता का निधन हुआ था उसी साल कलीमुल्लाह अपने बेटे के पास अरब चले गए थे। उनका इकलौता बेटा अरब में जाकर बस गया था और वहीं लकड़ियों के कारोबार में लगा हुआ था। कलीमुल्लाह के साथ उनकी बेगम भी अरब चली गई थीं। इस गांव में उनकी इफरात संपत्ति लावारिश पड़ी थी। 3 साल पहले कहीं से मुल्ला नसीरुद्दीन को खबर मिली कि कलीमुल्लाह चाचा की बेगम का निधन हो गया है। उस दिन वह बहुत उदास हो गया था। वह कलीमुल्लाह साहब की बेगम को चाची जान कहा करता था। वे उसको बहुत प्यार करती थी। अपने बेटे और उसमें वे कोई फर्क नहीं करती थीं। लेकिन कलीमुल्लाह चाचा कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। कलीमुल्लाह उसे बाहों के घेरे में लिए उसका ललाट चूम रहे थे। अपनी तलहथियों में उसके चेहरे को समोकर कलीमुल्लाह ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटे कि उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुमसे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी मगर आते ही अपने तीनों मकानों को दुरुस्त कराने में लग गया। रहने वाला कोई नहीं, मगर क्या करूं, बाप दादाओं की अर्जित संपत्ति को बर्बाद होता भी तो नहीं देख सकता। और यह काम ऐसा है कि अपनी नजर के सामने कराई जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब इसी मकान को देखो, 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। बस रंगरोगन का काम बचा है। आज बारिश नहीं हो रही होती तो आज ही रंगरोगन का काम हो जाता। एक साथ 25-30 मजदूर खट रहे हैं। सारी सामग्री मौजूद है। अब जिस दिन बारिश थमेगी उस दिन यह काम भी पूरा हो जाएगा। मैं रहूंगा तो वहीं अपनी पुरानी हवेली में। यह मकान खाली पड़ा रहेगा। कभी कोई आगंतुक आ गया तो उसे यहाँ ठहरा दिया करूंगा। कलीमुल्लाह बोल रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी बाहों में लिपटा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने अब्बू की याद आ रही थी। तभी कलीमुल्लाह ने पूछा, अच्छा बेटे मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ परेशान से भी दिख रहे हो। बताओ क्या बात है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत से अपनी बेगम की नाराजगी और पुश्तैनी मकान की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा, जब बेगम का बोलना बंद नहीं हुआ तब सकून के लिए मैं खुद निकल गया और बेख्याली में चलता रहा। जब इस नए मकान पर मेरी नजर पड़ी तो मैं यहाँ के मिस्त्री से यह जानने के ख्याल से अहाते में आ गया कि एक साधारण मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। कलीमुल्लाह हैरत से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखने लगे। कितना मासूम और ईमानदार शख्स है। इस जमाने में ऐसे भी शख्स हो सकते हैं, इसका ख्याल तो कभी तसव्वुर में भी नहीं आया। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, बेटा तुम्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि इस घर में रहेगा कौन। बेटा अरब में बस गया है। इसी साल मैं 88 वर्ष का हुआ हूँ। पकी हड्डी है, न जाने कब टपक जाए।
तू इस मकान की चाबी अपने साथ लेता जा और अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दे। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब आनाकानी शुरू की तो कलीमुल्लाह ने उसे डांट दिया। इस डांट में अपनापन था, प्यार था, लगाव था। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा, बस चाबी ले ली। कलीमुल्लाह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, मैं किसी भी सूरत में मकान के भीतरी भाग में आज ही रंगरोगन करवा दूंगा। बाहरी भाग के लिए बस हमें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। तुम जिस वक्त चाहो अपना सामान लाकर यहाँ रहना शुरू कर दो। मुल्ला नसीरुद्दीन खुशी खुशी अपने घर गया। बेगम गुस्से में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे गीले कपड़ों में देखकर चिढ़कर बोली, कर आए मटरगश्ती, यहाँ एक मुफ्त की लौंडी पड़ी हूँ मैं, तुम कपड़े चिथाड़ कर लाओ और मैं उनकी सफाई करती रहूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम की बात का जवाब नहीं दिया। अपने कपड़े उतारकर उन्हें खुद खंगाल कर अलगनी पर फैला आया। तहमद लपेटकर कमरे में बेतरतीब पड़े कपड़ों को तरतीब देकर उसकी गठरियां बनाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की इन हरकतों को उसकी बेगम कुछ देर तो हैरत से देखती रही, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने रुआसे स्वर में पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत शांत लहजे में कहा, अपने नए घर में जाने की तैयारी। अपना नया घर? हैरत में पड़ी बेगम ने मुल्ला से पूछा, मानो उसने जो सुना हो उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। हाँ बेगम, अपना नया घर? इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज में शोखी थी। उसने कलीमुल्लाह चाचा से मुलाकात का सारा वाकया अपनी बेगम को कह सुनाया और अपनी जेब से मकान की चाबी निकालकर दिखाई। अब बेगम के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं रहा। दोनों मियां बीवी लग गए घर का असबाब जुटाने में। पूरा दिन निकल गया, लेकिन घर का सारा सामान तरतीब के साथ सजा सवार कर बांध लिया गया। एक दो तश्तरियां बाहर रख ली गई भोजन करने के लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बरसों बाद अपनी बेगम के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखी। घर का सामान बांधने का काम जब पूरा हो गया तब बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, वह घर कैसा है, कितना बड़ा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, महल जैसा होता है वैसा है। चाचा ने हर कमरे में जरूरत के मुताबिक फर्नीचर भी लगवाए हैं। समझो कि अलग से कुछ भी नहीं लेना है। मैं तो उस घर को सजाकर रखूंगी, कल्पना में डूबती सी उसकी बेगम बोली। ठीक है, जैसे रखना है वैसे रखना, मगर अभी यह सोचो कि सामान तो हमने बांध लिया है। आखिर यह सामान जाएगा कैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। क्यों, सामान ले जाने में क्या दिक्कत है? बेगम ने पूछा। दिक्कत ही दिक्कत है बेगम। आखिर सामान ले जाने वाले को कुछ मजदूरी तो देनी पड़ेगी। जेब में तो एक धेला भी नहीं है। खैर, कल दिन साफ रहा, बारिश नहीं हुई तब बाजार में जाकर किसी से कुछ काम मांग लूंगा। और इसके बाद दोनों मियां बीवी भोजन करके सो गए। मध्य रात्रि के बाद कुछ खटपट की आवाज से मुल्ला नसीरुद्दीन की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा कि 4-5 आदमी घर में बांधकर रखे गए सामानों के गट्ठरों को उठाकर बाहर ले गए और उसी सड़क पर जाने लगे जिसके अंत में कलीमुल्लाह चाचा का वह निर्माणाधीन मकान था। चोर इत्मीनान से सिर पर गट्ठर उठाए तेज गति से बढ़े जा रहे थे। कुछ देर के बाद वह निर्माणाधीन मकान आ गया। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुलंद आवाज में चोरों से कहा, हाँ तो भाइयों, अब ये गट्ठर बाईं तरफ वाले मकान में ले चलो। मुल्ला की आवाज सन्नाटे में गूंजी और चोर डर के मारे सड़क पर ही सामान पटककर वहां से भागने लगे। मुल्ला ने चीखकर कहा, अरे भागते क्यों हो? अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। मगर चोर रुके नहीं, भागते ही रहे और मुल्ला की नजरों से ओझल हो गए।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने जेब से चाबी निकाली, घर का फाटक खोला और बारी बारी से सारे गट्ठर उठाकर घर में रखकर फिर मकान के फाटक पर ताला लगाया और अपने घर आ गया। सबेरा हो चला था। बेगम जग गई थी। मुल्ला को देखते ही उसने पूछा, कहाँ चले गए थे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सामान नए घर में रखने गया था। अब तुम भी चलो, वहीं हाथ मुंह धोना। बेगम आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देखे जा रही थी। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। 3 फसल का बंटवारा बहुत मजेदार कहानी। अजमल खां बुखारा के सूबेदार का मुहलगा रयत था। चापलूसी करने में उसका कोई सानी नहीं था। सूबेदार की हाँ में हाँ मिलाने वालों में उसका स्थान अव्वल था। काजी असलम मियां भी सूबेदार के ऐसे खास लोगों में शुमार किया जाता था जो सूबेदार के एक संकेत पर झूठ को सच या सच को झूठ करार दे सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ दिनों से सूबेदार की ताबेदारी में था। अजमल खां और असलम मियां दोनों ही मुल्ला को अपनी राह का रोड़ा मान रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बुद्धिबल से सूबेदार का दिल न जीत ले। मुल्ला नसीरुद्दीन न तो चापलूसी करता था और न चापलूसी करने वालों को अपने पास फटकने देता था। अजमल खां अपनी चापलूसी की बदौलत सूबे की रेती जमीन के कई टुकड़ों पर खेती करने का अधिकार सूबेदार से हासिल कर चुका था। सूबेदार अपनी प्रशंसा से खुश होने वाला इंसान था और अजमल खां उसकी इस कमजोरी का खूब लाभ उठाता था। थोड़ी सी तारीफ करने के बाद वह सूबेदार से कहता, हुजूर, अमुक स्थान पर जमीन का एक छोटा टुकड़ा परती पड़ा हुआ है। धरती तो वह भली जो अन्न उगाती हो। बंजर धरती से राज्य का नुकसान ही होता है। इससे बड़ा अपशकुन किसी राज्य के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप कहें तो हुजूर, मैं उस परती जमीन पर हल चलवाऊं, उस बंजर धरती में फसलें उगाऊं। उस चापलूस की बात सुनकर सूबेदार कहता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काजी को बोल दूंगा। तुम जाकर उस जमीन का पट्टा तैयार करवा लेना। कोई दिक्कत हो तो बताना। इस तरह अजमल खां ने पूरे सूबे में जगह जगह पर बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह जब भी सूबेदार से मिलने जाता तो अपने साथ किसी फसल की सौगात लेकर जाता। कहता, सूबेदार साहब, आपने अमुक चीज तो हजारों बार खाई होगी, मगर मैं जो लेकर आया हूँ, खाकर देखिए, ऐसा स्वाद आपने पहले नहीं चखा होगा। सूबेदार उसकी सौगातों से खुश होता। मुल्ला नसीरुद्दीन को सूबेदार की ताबेदारी में लगे कुछ दिन ही हुए थे, मगर उसने यह समझ लिया था कि अजमल खां की ताकत उसकी चापलूसी में है और यह सूबेदार चापलूसी पसंद आदमी है। चापलूसों की इच्छा पूर्ति के लिए वह काजी को विवश भी कर देता है तथा नैतिक दृष्टि से काजी एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो सामान्यतः निजी लाभ के लिए कानून और नियमों की अनदेखी कर देता है। 4 मुल्ला का पहला दाव। मजेदार कहानी। रात हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो, एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोका, ऐ सिपाहियों, ख्वाजासरा पहरेदार हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूँ। खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला, ऐ परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं?
मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे मेरे बच्चों, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पांव अमीर के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहां भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा, तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, सुना तो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने। उसने एक मुट्ठी सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके और मुल्ला नसरुद्दीन लपककर दरवाजे में घुस गया। कुछ ही पलों बाद वह हरम में गुलजान के कक्ष में था। उसे देखते ही गुलजान उससे लिपट गई, मगर यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जल्दी करो गुलजान, यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। ख्वाजासरा बेफिक्री की नींद सोया पड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर दरवाजे पर पहुंचा। वे दोनों सिक्के बटोरने के बाद अब आसमान की ओर ताक रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मुट्ठी सिक्के अपनी दाहिनी ओर उछाल दिए। खनखनाहट की आवाज होते ही सिपाही उधर लपके और इधर बिना एक पल भी गवाए मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर अपनी मीनार की ओर लपका। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है। गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 मुल्ला की लिखावट नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास।
मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को वृद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा, कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहां काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहां भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहां गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता है कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूं कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बड़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है।
तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही अबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे अबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ मुल्ला की सीख मजेदार स्टोरी। मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है। उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, समझा, गधा कहीं का। इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा हुआ भी नहीं है। आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी
और असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है, तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरों जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुममें भी पैदा हो जाए और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी। तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है।
इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक गायक ने तान छेड़ी। उसके पार्श्व में सारंगी, तबला और तानपूरा लेकर बैठे कलाकारों की उंगलियां थिरकने लगीं। संगीत की स्वर लहरियों में दरबार में बैठे लोग डूबने उतराने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इससे पहले कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था, जिसके कारण मंच से आ रही की ध्वनि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि गायक एक ही पंक्ति को तोड़ता मरोड़ता हुआ कई भिन्न तरीकों से गा रहा है। आ करके। मुल्ला की रुचि बादशाह को देखने में अधिक थी। बादशाह आंखें बंद किए झूम रहा था। उसकी गर्दन गायकी के साथ साथ ऊपर नीचे, दाएं बाएं झटके ले रही थी। मुल्ला ने समझ लिया कि बादशाह संगीत की लय में डूब गया है और संगीत की मस्ती में ही खोया हुआ है। गायक इस राज्य का मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक था और उसकी गायकी बादशाह को मस्त कर चुकी था। देखना था कि महफिल में बादशाह किस तरह के लोगों की बातों से प्रभावित होता है। वह जब से बादशाह पर गौर कर रहा था तब से ही उसे इस बात का इल्म था कि बादशाह की लोगों में कोई रुचि नहीं है। वह आंखें बंद किए गायकी के साथ साथ गर्दन हिला रहा है। तबले की तरंग से उसकी उंगलियां भी थिरक थिरक उठती हैं। सोचते सोचते मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह को प्रभावित करना है तो शास्त्रीय संगीत गाना सीखना होगा। शास्त्रीय संगीत का दौर समाप्त हुआ। भोजन का दौर आरंभ हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बादशाह आगंतुकों के सलाम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, बस उस शास्त्रीय संगीत गायक से ही बात करने में मशगूल हैं। इससे मुल्ला का वह निष्कर्ष और पुख्ता हो गया कि यदि वह शास्त्रीय संगीत सीख ले तब बादशाह के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणी बन जाएगा। बादशाह के पास से लौट आने के बाद मुल्ला ने अपनी बेगम को बताया कि बादशाह शास्त्रीय संगीत का दीवाना है। यदि संगीत चल रहा हो तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। मैंने सोचा है कि मैं भी शास्त्रीय गायकी सीखकर अपने फन से बादशाह का दिल जीत लूं ताकि तुम्हारी हसरतें पूरी हो सकें। मुल्ला की बातें सुनकर उसकी बेगम बहुत खुश हुई। पहली बार उसे मुल्ला समझदार इंसान की तरह बात करने वाला शख्स दिखा। पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक देखकर मुल्ला बोला, बेगम, मैं जल्दी ही शास्त्रीय गायकी करना सीख लूंगा। मैं गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास जा रहा हूँ गायकी सीखने। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास गायकी सीखने के इरादे से पहुंच गया। उसने उस्ताद को अपना परिचय बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझ में आप एक अच्छा शिष्य अवश्य पाएंगे। उस्ताद ने मुल्ला की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है, मगर मैं गायकी सिखाने के लिए पैसे लेता हूँ। कितना पैसा? उलझन में पड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने रुआसे स्वर में पूछा। पहले 6 माह तक 100 रुपए प्रति माह, 6 महीने बाद से 10 रुपए प्रति माह, उस्ताद ने उत्तर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संगीत सीखने का गणित समझा और पाया कि अभी संगीत सीखना उसके लिए आर्थिक संकट मोल लेना है। तुरंत उसने कहा, तब ठीक है उस्ताद, मैं 6 माह बाद ही आऊंगा। और उसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन विजी भाव से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बेगम से कहा, बेगम, बादशाह से दूर रहना ही बेहतर है,
कम से कम इससे मैं तुम्हारे पास तो रह पाऊंगा। इसलिए अब गायक बनने का इरादा त्याग रहा है। बेगम पहली बार मुल्ला के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। उसे मुल्ला का यह कथन अच्छा लगा और वह शर्माकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर। ऐसी और नई मज़ेदार सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।